गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी यानी राज व्यवस्था। राज व्यवस्था पॉलिटी। ठीक है, इसमें देखो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग का संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संविधानवाद इसे पूरा डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए इंट्रोडक्शन है। ठीक है, संविधानवाद या राज व्यवस्था क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। देखो, हमारा जो संविधान है, जब कैबिनेट मिशन आया और हमारा संविधान बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है, संविधान बनना स्टार्ट हुआ तो संविधान जो संविधान समिति थी उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, उसके अध्यक्ष थे, सभापति या बोलो अध्यक्ष बोलो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, संविधान जो बनना हम लोग को स्टार्ट हुआ तो संविधान बनने में कितना समय लगा? दो साल 11 महीना 18 दिन। ठीक है, ठीक है, 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा। ठीक है, संविधान बनने में। ठीक है, संविधान सभा में ऐसे नहीं कि सब कुछ कहीं से उठाया गया और लाके यहाँ रख दिया गया, ऐसा कुछ नहीं। सब में प्रॉपर डिस्कशन हुआ, सब में मतलब चिंतन हुआ, मंथन हुआ, उसके बाद क्या हटाना है, कैसे किसी चीज को ऐड करना है, किसी चीज को सपरेट करना है। ठीक है, सब में बहुमत के द्वारा हुआ। ठीक है, तो संविधान ऐसा नहीं कि हम लोग बोलते हैं कि संविधान इस सोर्स से वहां से लिया गया, वहां से लिया गया और डाल दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें मंथन हुआ गया, विचार किया गया। ठीक है, सही नियत के साथ उसमें विचार किया गया, तब जाके हमारा संविधान बना। ठीक है, तो संविधान क्या, एक चीज के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे, संविधान होता क्या है, संविधान में क्या क्या है, कैसा क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज केवल इंट्रोडक्शन लेते हैं कि संविधान है क्या। देखो, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है प्लस पॉलिटी पढ़ना है। पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान में जो प्रावधान है, प्रोविजंस है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो हम लोग पढ़ेंगे राज व्यवस्था में। ठीक है, क्या है वो तो ठीक है, मतलब क्या है संविधान में, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में अलग चीज है, संविधानवाद अलग चीज है, और उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, दैट इज कॉल्ड पॉलिटी, दैट इज कॉल्ड पॉलिटी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? पॉलिटी मतलब वो इंप्लीमेंटेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड राज व्यवस्था। ठीक है, क्लियर चीज। तो हमारे संविधान के बारे में कुछ हल्का सा जान लिया। इसमें बहुत सा भाग है। ठीक है, मान लो इसमें बोलते हैं हम लोग 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग, और 395 से ज्यादा इसमें अनुच्छेद है। ठीक है, अनुच्छेद तो अब 450 से ज्यादा हो गया, मतलब 500 का आसपास मान के चलो। ठीक है, इसमें इतने अनुच्छेद हैं। ठीक है, और इसमें 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां, सब क्या होता है सब डिटेल से बताया जाएगा, अभी इतना ही समझ लो। ठीक है, क्लियर चीज। तो हम लोग संविधान के बारे में हल्का सा आइडिया लेते हैं कि क्या है, कैसे है। ठीक, इसके बारे में जब राज व्यवस्था ओरिजिनल में होता क्या है, इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देख लो संविधान में है क्या। ठीक है, पहले सुन लो, संविधान में कितने भाग है? 22 भाग है, और कितने अनुच्छेद हैं, आर्टिकल कितने हैं? 395। इनिशियली तक 395, अब मतलब 450 से ज्यादा हो चुका है, अप्रॉक्स 500। ठीक है, क्लियर है चीज। तो सबसे पहले बात है संविधान का पहले भाग में क्या मेंशन है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देख लेते हैं हल्का सा। संविधान में पहले भाग में जो तुम्हारा है, भाग 1 में, ठीक है, भारत का नाम क्या है, मतलब फर्स्ट अनुच्छेद फर्स्ट में क्या हुआ? भारत का नाम, अनुच्छेद फर्स्ट में। ठीक है, भारत का नाम क्या है? भारत का नाम है इंडिया, दैट इज को पूरा लिखते हैं, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत, विच इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया। ठीक ना, इंडिया दैट इज भारत, विच इज, नाम क्या इंडिया का? इंडिया दैट इज भारत, विच इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, याद रखना। ठीक है, क्लियर हो गया? ये भारत का नाम। तो भाग 1 में भारत और मतलब कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है इसके बारे में बात किया गया। ठीक है, देखो भारत में कोई राज्य कैसे शामिल हो सकता है, या कोई किसी चीज का कैसे अधिग्रहण किया जा सकता है, इसके बारे में। ठीक है, क्लियर है चीज, समझ में आ गई बात को? किसी दो राज्य को हटा कर, 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाया जा सकता है, या एक राज्य को 2 राज्य में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक ना, बेटरमेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है, क्लियर है चीज। तो भाग 1 में भारत और भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में पूरा बताया गया। ठीक है, सेकेंड भाग जो है, सेकेंड भाग है अनुच्छेद। सेकेंड भाग क्या है? नागरिकता। सेकेंड भाग में क्या है? सिटीजनशिप, नागरिकता। ठीक है, नागरिकता मान लो ये मतलब अनुच्छेद 5 से 11 तक है। कितना? अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है, ये अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ठीक है, देखो इसमें अनुच्छेद 5 में बताया गया है कि उस समय जब संविधान बन रहा था तो उस समय किसको किसको नागरिकता मिलेगा, उसका प्रावधान है। ठीक है, और अनुच्छेद 11 में क्या है? अनुच्छेद 11 में बोलता है ना कि स्टेट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट को जब लगे कि सिटीजन में क्या अमेंडमेंट करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अमेंडमेंट कर सकता है। किसमें लिखा हुआ? आर्टिकल 11 में। तो अभी जो सीए एक्ट जो था, सीए उसमें किसके अकॉर्डिंग हुआ था? संविधान में अनुच्छेद 11 के तहत। ठीक है, क्लियर जी, समझ में आ गया बात को? तो इसमें नागरिकता के बारे में मेंशन है कि नागरिकता कैसे रह सकता है, कैसे जाता है, कैसे हासिल कर सकता है कोई, ये सब इसके बारे में इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ मेन अभी तुमको जानना क्या, आर्टिकल 11। आर्टिकल 11, तो आर्टिकल 11 संसद को अधिकार देता है कि वो अपने अकॉर्डिंगली मतलब जो भी मतलब की सिचुएशन के अकॉर्डिंग संविधान में सिटीजनशिप में चेंजेस ला सकता है, अमेंडमेंट ला सकता है, ठीक है, क्लियर है चीज। उसके बाद भाग 3 में जो है तुम्हारा, भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार। क्या है, मूल अधिकार। यानी फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। देखो मूल अधिकार होता क्या, देखो केवल किसी को सर्वाइव करने में, जो इंडिया का सिटीजन हो तो सर्वाइवल का कंडीशन प्रोवाइड कर दो तो सब कुछ नहीं ना है, उसका लाइफ केवल एग्जिस्ट करे सब कुछ नहीं ना, उसको डिग्निटी फुल लाइफ जीना है। कैसे जीना है, गरिमापूर्ण लाइफ जीना है किसी भी सिटीजन का। सिटीजन राइट है कि गरिमापूर्ण लाइफ जिए, ठीक है, गरिमापूर्ण लाइफ जिए। तो इसके लिए मूल अधिकार, उसको कुछ अधिकार दिया जाता है, कुछ बेसिक अधिकार दिया जाता है, उसके तहत ही वो अपना मतलब की विकास कर सके। देखो किसी पास अवसर मतलब के संसाधन कम हो चलेगा, लेकिन हमेशा उसके पास अवसर की उपलब्धता होनी चाहिए, अवसर की उपलब्धता होनी चाहिए। ये बात हमसे रखना, संसाधन कम हो चलेगा लेकिन उसके पास अवसर की उपलब्धता हमेशा होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है चीज। और उसको कुछ ऐसा अधिकार दिया जाएगा जिस अधिकार के द्वारा वो मतलब जितना भी मतलब की अवसर है उसको सही से मतलब की यूटिलाइज करके आगे बढ़ सके, जीवन में उसका फायदा उठा सके, ठीक है। संसाधन कम रहे चलेगा, ठीक है, लेकिन उसके पास मूल अधिकार ऐसा हो कि जिसके द्वारा मतलब जो संसाधन कम भी हो तो जो अवसर की उपलब्धता है उसमें वो आगे एक्सेल कर सके, ठीक है, क्लियर है चीज। मूल अधिकार ये होता है। तो पहले संविधान में मूल अधिकार 7 थे, लेकिन एक राइट टू प्रॉपर्टी अधिकार हट चुका। अभी संविधान में कितना अधिकार है, 6 अधिकार, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार कौन है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, ठीक है। यह जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ इतना विशाल है, इतना विशाल है, इसके बारे में तो बहुत विशाल है, ठीक ना, असीमित है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ में हर चीज आ जाता है, ठीक है, हर चीज जो तुम सोच सकते हो, एवरीथिंग, राइट टू लाइफ, ठीक है, जीवन का अधिकार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 21 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या, राइट टू लाइफ, ठीक है, जीवन का अधिकार, ठीक है, क्लियर, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा, मतलब कि इसका 2 घंटे का लेक्चर ही हो सकता है इस पे, ठीक है, क्लियर चीज। अब अगला हम लोग आते हैं भाग 4, भाग 4, ठीक है। देखो भाग 4, इसमें दिया हुआ है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स। देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स क्या है, देखो जानते हो स्टेट के पास, नेशन के पास मतलब रिसोर्सेज बहुत कम है, रिसोर्सेज बहुत कम है। तो स्टेट मतलब सिटीजन को एक वादा करता है, सिटीजन से एक वादा करता है, नागरिकों से एक वादा करता है कि जब भी हमारे पास पूंजी की पर्याप्तता होगी, जब भी हमारे पास संसाधन आएगा, तो हम अपने सिटीजन को, अपने नागरिक को और सब बहुत सारी सुविधाएं देंगे, ठीक है ना, जो उनकी इच्छा होता है, जो उनका इंटेंशन होता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। अगर तुम्हारा मूल अधिकार का तुम्हारा अवहेलना हुआ तो तुम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारा मूल अधिकार का अवहेलना हुआ तो तुम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है, क्लियर है चीज। आर्टिकल मतलब 32 के तहत तुम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हो, ठीक ना, और आर्टिकल मतलब 226 के तहत तुम डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में मतलब कि इनफोर्सेबल नहीं है, तुम कोर्ट में नहीं जा सकते हो, ठीक है, क्लियर है चीज, समझ में आ गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या, स्टेट का अपने सिटीजन से एक वादा है कि मेरे पास अगर पूंजी की पर्याप्तता होगी, पूंजी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, पूंजी हमारे पास होगा तो हम लोग ये काम कर सकते हैं भविष्य में, हम करना चाहते हैं, हमारा इंटेंशन ये है, हमारा नियत एक है, भविष्य में करना चाहते हैं, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व समझ में आ गया क्या हुआ, ठीक है, क्लियर है चीज। अब देखो भाग 4A में, देखो भाग 4 में तुम देख लिया, भाग मतलब कि पार्ट 4 में क्या था, नीति निर्देशक तत्व था, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल था। अब देखो 1975 की बात है, 1975 में भारत के जो विदेश मंत्री थे ना, वो सरदार स्वर्ण सिंह थे। कौन थे, सरदार स्वर्ण सिंह, 1975 पे 1975, ठीक है। भारत के विदेश मंत्री कौन थे, सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है। तो उस समय इंदिरा गांधी के साथ रसिया गए थे, ठीक है, रसिया गए थे। तो
रशिया में देखिए कि वहां लोगों के पास फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, फंडामेंटल मतलब मूल कर्तव्य भी है। क्या है मूल कर्तव्य? मूल अधिकार होता है ना, मूल कर्तव्य होता है। तो सरदार स्वर्ण सिंह को बहुत सही लगा कि इंडिया में हम लोग क्या मूल कर्तव्य हम लोग ला सकते हैं, मूल कर्तव्य जरूरी है। सिटीजन अगर कुछ फंडामेंटल राइट है तो सिटीजन क्या होना चाहिए, कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक साथ चलता है। ठीक है, अगर आपके पास अधिकार है तो कर्तव्य होना चाहिए, अगर अधिकार है और कर्तव्य नहीं है तो आप क्या हो जाएंगे, बेलगाम हो जाएंगे, मतलब कुछ भी खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास कोई कर्तव्य है और आपके पास अधिकार नहीं है तो उस कर्तव्य का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो दोनों चाहिए, अधिकार है तो कर्तव्य होगा, ताकि अधिकार होने बेलगाम ना हो जाए। ठीक है, क्लियर है चीज? और अगर आपके पास कोई कर्तव्य नहीं है, अधिकार कुछ नहीं है, तो ये भी मीनिंगलेस रहेगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। ठीक है, समझ में आ गया बात को? तो इसलिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई और उन्होंने क्या मतलब बताया कि नहीं हम लोग संविधान में कुछ मूल अधिकार जोड़ना होगा। तो इसके बाद संविधान में मूल अधिकार आया। ठीक है, तो क्या आ गया भाग 4 में, भाग 4 में मूल अधिकार जोड़े गए। तो शुरू में मूल अधिकार कितना था, 10 मूल अधिकार था। ठीक है, तो मूल अधिकार में बहुत चीज बताया गया कि सिटीजन को क्या करना है, सिटीजन को क्या करना चाहिए। ठीक है, सिटीजन को क्या करना चाहिए। देखो इसमें मेन चीज ये बताया गया, मूल अधिकार मेन चीज बोला गया कि सिटीजन का एक कर्तव्य है, नागरिकों का एक कर्तव्य है कि वो अपना 100% दे। मेन थीम देखो, नागरिकों का कर्तव्य को अपना 100% दे और हमेशा साइंटिफिक टेम्परामेंट अपने में डेवलप करे। ठीक है, वैज्ञानिक सोच डेवलप करे और अपने आप को आगे ले जाने की खोज, अपने आप को मतलब हमेशा उच्च आदर्शों की ओर ले जाए। ठीक है, अगर एक सिटीजन में उच्च आदर्श भरा रहेगा तो ऑटोमेटिक नेशन में भी उच्च आदर्श भरा रहेगा। अगर सिटीजन आगे बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक नेशन भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर से समझ में आ गया कि राष्ट्र की एकता और अखंडता किसी भी कीमत में बनाए रखना है। क्लियर, मूल अधिकार में ये बोला गया। ठीक है, आई मूल अधिकार में एक चीज और जोड़ा गया कि जो मतलब कि जो पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे मतलब कि अगर स्कूल जाने लायक है, मतलब 6 से 14 साल के हैं, तो उनको स्कूल में भेजना कंपलसरी है पेरेंट्स के लिए, ये पेरेंट्स का कर्तव्य है। ठीक है, क्लियर है चीज, समझ में आया आपको? अब आगे, अब देखो ध्यान से, अब हम लोग आते हैं भाग 5, पार्ट 5। ठीक है, इसमें संघ, संघ मतलब यूनियन। ठीक है, इसको समझते, संघ मतलब यूनियन। ठीक है, देखो यूनियन, अब समझ लो किसी भी देश को चलाना है, किसी देश को चलाना है तो ठीक है, किसी भी देश को चलाना है तो हम लोग को एक ऐसा सिस्टम चाहिए होगा। तो इसमें संघ के बारे में बोला गया। ठीक है, संघ के बारे में बोला कि अगर इंडिया एक स्टेट है, इंडिया एक स्टेट है। ठीक है, तो अगर इंडिया स्टेट है, ठीक है ना, तो किसी भी देश को, किसी भी देश को अगर स्टेट बोलते हो तो स्टेट बोलने के पीछे मेन मकसद होता है, 4 फैक्टर होते हैं। किसी भी देश को तुम स्टेट तभी बोल सकते हो जब उसके पास 4 फैक्टर उसे सपोर्ट में, 4 तत्व हैं जो किसी भी देश को स्टेट कहलाने के लिए जरूरी है। पहला है संप्रभुता। क्या है? पहला है संप्रभुता। ठीक है, सबसे बड़ी जरूरत है संप्रभुता। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट है संप्रभुता। देखो स्टेट होने के लिए 4 तत्व चाहिए, 4 फैक्टर चाहिए। ठीक है, किसको राज्य तुम कहोगे? तो पहला है तुम्हारा वहां भूमि होना चाहिए, तो हाँ भारत के पास भूमि है, इंडिया के पास भूमि है। दूसरा, उसके बाद जनसंख्या होनी चाहिए, तो हाँ जनसंख्या है भारत के पास, पॉपुलेशन है। ठीक है, थर्ड है सरकार, तो हाँ भारत के पास सरकार है, भारत केंद्र सरकार। ठीक है, ठीक है, भूमि मतलब टेरिटरी बोल सकते हैं, जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन बोल सकते हैं, पीपुल, सरकार मतलब गवर्नमेंट, और फोर्थ है संप्रभुता। संप्रभुता ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत के पास भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता भी है। संप्रभुता मतलब तो सोवरजिनिटी। क्या होता है? सोवरजिनिटी। संप्रभुता मतलब वो ना कि देखो भारत का जो केंद्र सरकार है, भारत सरकार कुछ इंडिपेंडेंट है, कोई भी डिसीजन अपने आप ले सकता है। ठीक ना, भारत की सरकार के ऊपर कोई नहीं है जिसे डिसीजन पूछा जाए। ठीक है, भारत सरकार से ऊपर कोई नहीं है, कोई दूसरा कंट्री नहीं है कि हम लोग गवर्न करेगा, कुछ बोलेगा कि ये डिसीजन लेना, वो डिसीजन लेना, कि भारत की विदेश नीति होनी चाहिए, भारत की वित्तीय नीति होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग संप्रभुता हम लोग के हाथ में, संप्रभुता हम लोग के हाथ में। ठीक है ना, और इसको संप्रभुता मिलता कहां से? भारत सरकार को संप्रभुता देता कौन है? द पीपुल ऑफ इंडिया। द पीपुल ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे संविधान में जो भी संविधान को शक्ति मिलती है वो कहां से मिलती है? हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट को संप्रभुता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इंडिया स्टेट है, स्टेट के लिए 4 फैक्टर चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया चीज? अब देखो संघ में तुम्हारा बोल सकते हो तुम आर्टिकल 52 से। ठीक है, आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है संविधान, आर्टिकल 52 से। तो देखो आर्टिकल 52 में एक मेंशन है, आर्टिकल 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52। ठीक है,
अनुच्छेद 52, इसमें क्या मेंशन, अनुच्छेद 51 से 151 मान लो, 151, ठीक ना, ठीक है। अनुच्छेद 52 में 52 में क्या मेंशन है, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, क्लियर है। भारत के राष्ट्रपति, जो भारत में जो भी काम होते हैं ना वो मतलब भारत के राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से, हर काम भारत में क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से, ठीक है। और आर्टिकल 74 है, 74 और 75 दोनों बोल सकते हो कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को अपना काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा, क्या होगा, मंत्री परिषद, ठीक है, क्या होगा, मंत्री परिषद, ठीक है, क्लियर है चीज। अब इसी में मतलब सब कुछ तुम्हारा आ जाएगा, पार्लियामेंट आ जाएगा। पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और थर्ड क्या होता है, प्रेसिडेंट। ये तीनों मिलके मतलब कि संसद का निर्माण करते हैं, कौन, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ठीक है, क्लियर है चीज। जब क्योंकि जब संसद नहीं चल रहा हो, संसद मतलब हाउस नहीं चल रहा हो, ठीक है, उस समय आर्टिकल 223 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है, अध्यादेश, अध्यादेश, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस, ठीक है, क्लियर है चीज, समझ में आ गया बात को, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, क्लियर हो गया। अब देखो जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन देना है, जो भी सलाह देना है या जो भी उसके बिहाफ में काम करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है, तो उस पद को बोलते हैं हम लोग भारत का महान्यायवादी, क्या बोलते हैं, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो आर्टिकल 76 के तहत होता है, किसके तहत होता है, आर्टिकल 76 के तहत भारत का महान न्यायवादी, भारत का मतलब इंडियन गवर्नमेंट का एक वकील, एडवोकेट है, ठीक है, याद रखना, भारत का महान अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है, भारत का महान्यायवादी, ठीक है, क्लियर, क्या बोला जाता है, भारत का महान्यायवादी, समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। ऐसे ही मतलब कि एक होता है मतलब तुम्हारा कंट्रोलर जनरल, क्या होता है, कंट्रोल, भारत का महानियंत्रक, क्या होता है, भारत का महानियंत्रक, ठीक ना, कैग जिसको बोलते हैं, कैग, ठीक है ना, कैग, वो किसके तहत होता है, आर्टिकल 140, आर्टिकल 148, ठीक है, आर्टिकल 148, ठीक है, कैग, कैग बोलना, ठीक है, ये भारत का महानियंत्रक और महालेखाकार, ठीक है, ये ऑडिट भी करता है और कंट्रोल भी करता है, तो इसी मतलब इसके पद में कुछ मतलब कि डिस्प्यूट है, तो डिस्प्यूट को मतलब सॉल्व कर लिया गया, ठीक ना, अब रिजॉल्व कर लिया गया डिस्प्यूट को, ठीक है, क्लियर, कैग, भाई जो नियंत्रक है वही मतलब अकाउंट मेंटेन कर रहा है, तो गलत है ना, चेक करना मेंटेन करना दोनों एक नहीं करते तो गलत है, ठीक है, क्लियर चीज। तो इसके बारे में जो मतलब कि डिस्प्यूट था उसको खत्म कर लिया गया, रिजॉल्व कर लिया गया, ठीक है, क्लियर, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं भारत की न्याय प्रणाली, तो देखो आर्टिकल 124 याद रखना, आर्टिकल 124, ठीक है, आर्टिकल 124, ठीक है, इसमें भारत का सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बोला गया, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला गया, ठीक है। देखो भारत का जो जुडिशरी सिस्टम है ना, ठीक है, भारत की जो न्यायिक प्रणाली है, ठीक है, वो क्या इंटीग्रेटेड है, क्या इंटीग्रेटेड, एकीकृत, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर स्टेट के लिए अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक, एकीकृत है, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड, ठीक है, क्लियर है चीज। सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर कौन सा कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ या मतलब लोकल कोर्ट हुआ, ठीक है, ये सब इंटीग्रेटेड है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। इसको बोला जाता है ना कि ये हमारा संविधान का ना कस्टोडियन है, क्या है, कस्टोडियन है, ठीक है, ये संविधान का संरक्षक है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है, संविधान का संरक्षक, ठीक है, याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय क्या है, संविधान का संरक्षक, ठीक है, संरक्षक। तो देखो 2015 में शायद यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि भारत का संविधान का कस्टोडियन कौन है, ठीक है, तो कोई कोई बोलता है मतलब कि सुप्रीम कोर्ट है और कोई बोलता है भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। तो इस मामले में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इसके बारे में हम डिटेल से जब बात करेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे, हम बता देंगे कि होता क्या, कौन कैसे क्या होता है, ठीक ना। अब डिसाइड करना आप लोगों के हाथों में कि आप लोग डिसाइड कीजिए कि मतलब कस्टोडियन कौन होता है, न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है या प्रेसिडेंट होता है, संविधान का संरक्षक, कॉन्स्टिट्यूशनल कस्टोडियन कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है या प्रेसिडेंट होता है, आप लोग डिसाइड कीजिएगा, ठीक है, क्लियर है चीज, समझ में आ गया बात को, क्लियर। अब देखो, अब पार्ट 6 में जो तुम्हारा दिया हुआ है, पार्ट 6 में, पार्ट 6 समझना बात को, ठीक है, पार्ट 6
पार्ट 6 में राज्य है, स्टेट, ठीक है, स्टेट्स के बारे में मेंशन किया पार्ट 6 में, ठीक है। तो स्टेट्स में भी जैसे वहां मतलब कि संघ में क्या होता था, राष्ट्रपति होते थे, तो यहाँ अनुच्छेद बात करोगे, अनुच्छेद 153 में राज्य के लिए क्या हुआ, राज्यपाल, गवर्नर, सेम फॉर्मेट है, पूरा सेम फॉर्मेट, ठीक, राज्यपाल, ठीक है। और अनुच्छेद तुम्हारा 153 हो गया, तो अनुच्छेद 163 में तुम्हारा है एक मंत्रिपरिषद होगा, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद, ठीक है, जो राज्यपाल को मदद करेगी सरकार चलाने में राज्य में, ठीक है, क्लियर है चीज। राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, इसे हम बोल सकते हैं राज्य सरकार क्या होगा, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, क्योंकि देश की अखंडता इसी से कायम रहती है। हम लोग का सिस्टम कैसा है, फेडरल सिस्टम है, क्या है, फेडरल सिस्टम है। अब इस मुद्दे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है, फेडरल सिस्टम है, ठीक है, क्लियर है चीज। जैसे वहां मतलब कि ऑर्डिनेंस इशू कौन करता था, राष्ट्रपति, ठीक है। तो यहां भी अनुच्छेद आर्टिकल 213 के तहत ऑर्डिनेंस इशू करेगा राज्यपाल, ठीक है ना, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, ठीक है, क्लियर। यहाँ ऑर्डिनेंस कौन इशू करेगा, राज्यपाल, क्लियर हो गया ठीक। अब देखो संघ और राज्य के बारे में देखिए, ये देखो हम लोग का जो गवर्नमेंट है, हम लोग का इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, हम लोग का फेडरल सिस्टम है, क्या है, फेडरल सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम में होता क्या है कि यूनियन का एग्जिस्टेंस और स्टेट का एग्जिस्टेंस दोनों साथ में चलता है, ठीक ना। हाँ, यूनियन इज मच मोर पावरफुल देन द स्टेट्स, यूनियन बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। अब फेडरल सिस्टम तुम्हारा मतलब कि दो टाइप का होता है फेडरल सिस्टम, एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरल सिस्टम और एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरल सिस्टम। तो सब क्या होता है इसके बारे में जब डिटेल से बात करेंगे तब यहाँ बात करेंगे, ठीक है। अभी इतना ही रखो, ठीक है। अब आगे देखो, अब हम लोग बात करेंगे स्टेट, ठीक है, स्टेट और यूनियन रिलेशन, यूनियन स्टेट रिलेशन, ठीक है। तो इसके लिए एक तुम्हारा अनुच्छेद आर्टिकल याद रखना, एक आर्टिकल 263, ठीक है। इसमें होता है इंटर स्टेट काउंसिल बनता है, क्या बनता है, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर राज्य, ठीक है, परिषद, अंतरराज्यीय परिषद बनता है, इंटर स्टेट काउंसिल बनता है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें मतलब कि दो स्टेट के बीच अगर कुछ प्रॉब्लम हो, यूनियन के बीच प्रॉब्लम हो, तो इसके थ्रू ये मंच है, ये फोरम है जहां उसका मतलब उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है, क्लियर है चीज, समझिए बात को। अगला है तुम्हारा, देखो अब मेन चीज सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, इंडिया का फेडरलिज्म है, फेडरल सिस्टम है, ठीक ना, ठीक है। तो सब कुछ फाइनेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। स्टेट अपना रेवेन्यू कुछ कलेक्ट